कई सारे लोगों को लगता होगा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, हमारी स्टॉक मार्केट, इंडियन रुपीस, ये सब जो इस समय नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट में जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। और अगर मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट आज ही खत्म हो जाता है तो भारत की ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इस वक्त मिडिल ईस्ट का क्राइसिस खत्म भी हो जाता है, उसके बाद भी भारत की स्टॉक मार्केट की पुअर परफॉर्मेंस ये जारी रहेगी। इंडियन रुपीस के ऊपर भी ये सेम प्रेशर बना रहेगा और हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट वही 6 से 7% के अराउंड घूमती रहेगी एंड भारत के एक्सपोर्ट्स भी तेजी से नहीं बढ़ेंगे। एंड इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है व्हाइट हाउस में बैठा ऐसा इंसान जिसने कसम खाकर रखी है कि ये अमेरिका को तो डुबाएगा ही, लेकिन साथ में दुनिया के बाकी देशों को भी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर धकेलता रहेगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस किए थे, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर इलीगल घोषित करके टेक डाउन कर दिए थे। उसके बाद इसने मिडिल ईस्ट में ईरान वॉर स्टार्ट कर पूरे रीजन को क्राइसिस में डाल दिया और ये सिचुएशन अभी इससे हैंडल ही नहीं हुई। ईरान के साथ पीस डील साइन ही नहीं हुई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों के ऊपर एक नया ही संकट खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के कारण कौन से देश प्रभावित हो रहे हैं, इसमें क्वाड का क्या होगा, इंडियन रुपीस के ऊपर बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या रिपोर्ट जारी की है, मिडिल ईस्ट में ईरान वॉर को लेकर क्या नई अपडेट आ रही है, इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट में ईरान वॉर की सिचुएशन के बारे में, क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच इस युद्ध को रोकने की कोई भी अर्जेंसी और जल्दबाजी अब दिखाई नहीं दे रही है। 28 फरवरी को ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, आज 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, टू बी प्रिसाइज 96 दिन हो गए हैं और अमेरिका का कहना है कि अब वो पीस डील साइन करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से इस पीस डील को साइन करेंगे, क्योंकि ये वन टाइम डील होगी, यानी बार बार ये डील साइन नहीं होनी है, इसलिए हम ऐसी डील साइन नहीं करेंगे जो अमेरिका के इंटरेस्ट में ना हो। अब अगर केवल पीस डील के ऊपर ध्यान होता तो हम मानते भी। दूसरी साइड से अमेरिका ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करना भी दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, यानी कि सीज फायर को भी पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है। न्यूज आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के केशम आइलैंड्स के पास एक कम्युनिकेशन सेंटर के ऊपर हमला कर दिया है। अब ये सारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ पिछले कल देर रात को एक ईरानियन ऑयल टैंकर के कारण। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की ब्लॉकेड है, ऐसे में जब ईरान का एक ऑयल टैंकर शिप यूएस ब्लॉकेड को पास कर वहां से चोरी छुपे क्रॉस होने की कोशिश कर रहा था, उसको उस समय यूएस नेवल फोर्सेस ने डिटेक्ट कर लिया और उसके ऊपर फायर किया। इसके बदले में ईरान ने अमेरिका और इजराइल के लिंक्ड एक नेवल शिप के ऊपर मिसाइल हमला कर लिया और शिप को टारगेट किया, यानी एक बार अमेरिका ने हमला किया, एक बार ईरान ने हमला कर दिया। लेकिन ईरान के हमले के बाद अमेरिका चुप नहीं बैठा। अमेरिका ने क्या किया कि ईरान के जो केशम आइलैंड है उसके पास ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का एक कम्युनिकेशन टावर है, सीधा उसके ऊपर ही हमला कर दिया। अब जैसे जमीन के ऊपर अमेरिका ने पहली कार्रवाई की, ईरान ने उसका बदला लेने के लिए बहरीन और कुवैत के ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमले करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से एक हमला, एक ड्रोन या मिसाइल कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जाकर गिरी, जिसके बाद कुवैत को अपने एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइट्स और सभी ऑपरेशंस रोकने पड़े। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये कुवैत के एयरपोर्ट से ही आ रहे हैं। ईरान का कहना है कि उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिका के मिलिट्री बेसिस और मिलिट्री पोजीशंस को टारगेट किया है, लेकिन हमला एयरपोर्ट के ऊपर जाकर हुआ है, जो दिखाता है कि ईरान बोलता कुछ है और सामने से करता भी कुछ और है। एयरपोर्ट के ऊपर हमले में एक व्यक्ति की जान भी गई है, जबकि कुछ घायल बताए जा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर बाकी टर्मिनल्स के ऊपर फ्लाइट्स वापस से रिज्यूम कर दी गई हैं और जिस टर्मिनल के ऊपर हमला हुआ है वो टर्मिनल रोक दिया गया है, वहां पर फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं होंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। न्यूज आ रही है कि अमेरिका ने आज दुनिया के 60 देशों के ऊपर टैरिफ प्रपोज किए हैं। ये टैरिफ्स 10 से 12.5% के बीच होंगे और इन टैरिफ्स के कारण बताया गया है फोर्स्ड लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूरी या जबरदस्ती किसी व्यक्ति से काम करवाना। जब भी किसी इंसान से उसकी मर्जी के खिलाफ उसको डर या धमकी के जोर के ऊपर उससे काम करवाया जाता है, उसको फोर्स्ड लेबर कहा जाता है। फिर चाहे उस वर्कर को कर्ज के जाल में फंसाकर किसी लीगल एक्शन या फिर किसी और ब्लैकमेलिंग कर काम करवाया जाए, उनको डराया जाता है ताकि वो काम छोड़कर ना भाग सकें। इसी तरह की फोर्स्ड लेबर मिडिल ईस्ट के अरब देशों में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाते हैं और वर्कर से जबरदस्ती काम लिया जाता है। सेम इसी तरह से जो चाइना का शिनजियांग प्रांत है, वहाँ पर चाइना डिटेंशन सेंटर्स में मुस्लिम्स को वहाँ पर लाकर उनसे फोर्स्ड लेबर भी करवाता है। अमेरिका का कहना है कि अगर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, यानी जिस फैक्ट्री या फैसिलिटी में वो प्रोडक्ट बन रहा है, वहां पर फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर वो प्रोडक्ट फोर्स्ड लेबर की कैटेगरी में आते हैं एंड अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ चार्ज करेगा। हैरानी वाली बात यह है कि इस लिस्ट में भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हैं, यानी वो देश जिनके साथ अमेरिका का विदेश मंत्री अभी 3-4 दिन पहले बड़ी बड़ी यहाँ पर बड़के मार रहा था, क्वाड को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने की बात की जा रही थी,
उन्हीं के ऊपर अमेरिका जाने के बाद फोर्स्ड लेबर का बहाना मारकर टैरिफ लगा दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट के अरब देशों से लेकर यूरोपियन कंट्रीज, इवन यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, जो अमेरिका का सबसे क्लोज अलाई है, वो भी लिस्ट में शामिल है। अमेरिका का कहना है कि अगर कोई भी देश खुद फोर्स्ड लेबर में शामिल नहीं है, लेकिन वो ऐसे देशों से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं जहां पर फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर वो उस रॉ मटेरियल से बने सामान को भी फोर्स्ड लेबर की कैटेगरी में डालेंगे। यानी अगर चाइना के अंदर वहां पर फोर्स्ड लेबर हो रही है, अगर भारत चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर भारत में सामान बनाता है और फिर उस सामान यानी फिनिश्ड गुड को अमेरिका को बेचता है, तो फिर भारत भी उसी कैटेगरी में शामिल हो जाता है। अमेरिका का कहना है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, हमें भी इन देशों से रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करने हैं जहां पर फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका के अकॉर्डिंग फोर्स्ड लेबर सस्ती होती है, उनसे बने रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, जिसकी वजह से जो कंपनीज एथिकल तरीके से सही पैसे देकर लेबर से काम करवाती हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और फोर्स्ड लेबर को ना रोकने से इन अच्छी कंपनीज का मार्केट खराब होता है। इसलिए हम ये फोर्स्ड लेबर वाले टैरिफ लगा रहे हैं। अमेरिका का मानना है कि अमेरिका के अगर बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स और जो अमेरिका के मित्र देश हैं, अगर वही फोर्स्ड लेबर के ऊपर सख्ती से बैन नहीं लगाएंगे तो दुनिया से फोर्स्ड लेबर कभी भी खत्म नहीं होगी। अब नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने ये फोर्स्ड लेबर वाले टैरिफ अभी सिर्फ प्रपोज किए हैं। अमेरिका में कई सारे लॉज हैं जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को भी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अमेरिका ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स अनाउंस की हैं और अब अगले महीने 6 जुलाई तक ये 60 देश अमेरिका को अपनी सफाई में जवाब दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये फोर्स्ड लेबर वाले टैरिफ के ऊपर यानी कि इस कैटेगरी में क्यों नहीं आते हैं एंड इनके ऊपर ये टैरिफ क्यों नहीं लगाए जाएं। यानी 6 जुलाई तक सभी देश अपने आप को डिफेंड करने के लिए अमेरिका को अपनी रिपोर्ट या एक रिप्लाई सबमिट करेंगे। अमेरिका को एक जवाब बनाकर भेजा जा सकता है और फिर 7 जुलाई के बाद से अगले महीने अमेरिका अपना फैसला सुना सकता है कि वो कौन से देशों के जवाब से संतुष्ट है और उनके ऊपर ये 10 से 12.5% के टैरिफ नहीं लगेंगे। जिनके जवाब से अमेरिका संतुष्ट नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं लगी, उनके ऊपर फिर ये 10 से 12.5% के टैरिफ अगले महीने जुलाई के एंड तक लगा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाईपास करने के लिए ये फोर्स्ड लेबर का एक लूपहोल निकाला है और बाकी देशों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के पहले वाले टैरिफ्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, हो सकता है कि ये वाले फोर्स्ड लेबर वाले टैरिफ भी अमेरिका के अंदर चैलेंज हो। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये टैरिफ भारत के ऊपर भी लगते हैं या अमेरिका भारत के जवाब से संतुष्ट होकर हमें इस लिस्ट से बाहर निकाल देता है। साइड बाय साइड भारत और अमेरिका के बीच आज भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स चल रही हैं, जिसके लिए अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स भारत में प्रेजेंट हैं। जो भी नई डेवलपमेंट्स होंगी हम आपको इन्फॉर्म कर लेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की करेंसी इंडियन रुपीस को लेकर और ये भी बैड न्यूज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव एंगल भी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बोफा ने इंडियन रुपीस के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। बैंक ऑफ अमेरिका यानी बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पूरी दुनिया में इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े और पुराने बिग 4 बैंक्स में से एक है, जिनके पास टॉप क्लास के ग्लोबल इकोनॉमिस्ट और डेटा एनालिस्ट की टीम होती है जो कई बिलियन डॉलर्स के ट्रेड और करेंसी डेटा को ट्रैक करती है। इसलिए दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के ऊपर भरोसा कर दुनिया की मार्केट्स में अपना पैसा रोटेट करते हैं। ऐसे में ये इंडियन रुपीस के ऊपर क्या रिपोर्ट जारी करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज आ रही है कि बोफा सिक्योरिटीज यानी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के टॉप एग्जीक्यूटिव ने वार्निंग दी है कि इंडियन रुपीस अगले महीने जुलाई में 95 के लेवल से नीचे गिरकर 98 पर यूएस डॉलर के रिकॉर्ड लो के ऊपर पहुंच सकता है और ये इंडियन रुपीस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी गिरावट होगी। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने तो खैर काफी लंबी रिपोर्ट जारी की है, लेकिन इसमें इन्होंने 3 मुख्य कारण बताए हैं जिनके कारण इंडियन रुपीस इतनी पोर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इनमें से सबसे पहला कारण है मिडिल ईस्ट में ईरान वॉर, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद दूसरा कारण बताया गया है फॉरेन आउटफ्लोस यानी विदेशी इन्वेस्टर्स का जो भारत की मार्केट से भागना है, इंडियन मार्केट से पैसा निकालना है, इसके कारण भी इंडियन रुपीस वीक हो रहा है। इसके बाद तीसरा कारण है भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की इंटरवेंशन कैपेसिटी के ऊपर प्रेशर आना। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन रुपीस को बचाने के लिए अपने डॉलर रिजर्व्स काफी ज्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। बोफा का कहना है कि अगर विदेशी इन्वेस्टर्स लगातार भारत की मार्केट से पैसा निकालते रहे तो आरबीआई के लिए हर बार रुपए को गिरने से रोकना ये काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स भी ह्यूज लेवल के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए एक लेवल के ऊपर आकर आरबीआई को भी मार्केट के अकॉर्डिंग रुपीस को अपनी वैल्यू डिसाइड करने देनी पड़ेगी। हालांकि बोफा ने अपनी रिपोर्ट में एक पॉजिटिव बात की भी उम्मीद लगाई है। बोफा की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग इस साल के एंड तक यानी 2026 के एंड तक यूएस डॉलर थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा और भारत और अमेरिका की ट्रेड डील भी फाइनलाइज हो जाएगी,
जिसकी वजह से विदेशी इन्वेस्टर्स का भरोसा भारत के ऊपर वापस लौटेगा और उनको उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में इंडियन रुपीस वापस से 86 रुपीस पर यूएस डॉलर के लेवल तक रिकवरी कर सकता है। यानी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग इंडियन रुपीस 90s या फिर 100 के ऊपर हमेशा नहीं रहेगा। उनको लगता है कि वापस से 85 और 86 के लेवल पर इंडियन रुपीस आ सकता है। वैसे परफॉर्मेंस को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले 100 के मार्क को टच करेगा, हाँ या फिर ना? उससे पहले ही आरबीआई या फिर भारत सरकार इंटरवीन करके इसको बचा लेगी, या फिर आपको लगता है कि 100 का मार्क टच होकर ही रहेगा? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।